Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. This is lecture number 17 of our May June 2026 series. तो हमने पहला चैप्टर जिसमें आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर जिसमें आता है काइनेमेटिक्स, तीसरा चैप्टर जिसमें आता है मास, वेट एंड डेंसिटी सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है। और अब हम आ रहे हैं फोर्सेस के ऊपर। अब फोर्सेस के चैप्टर को आप ऐसे समझो कि भाई पूरे जो भी बच्चे फ़िलहाल जनरल फिज़िक्स में है ना, उनको इस चैप्टर से बड़े बड़े मसले मसाइल आते हैं शुरू में ना, क्योंकि ये क्या है, ये समझ लो पूरे सेक्शन का एक तरह का डॉन है, जो कि यू कैन से इसके कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए तो ये काफ़ी आसान है, लेकिन अगर समझ ना आए तो फिर ये आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जितने ज़्यादा हो सके लेक्चर्स बनाएं और जितना हो सके इसके हर कॉन्सेप्ट को आसान लफ्ज़ों में समझा जाए, ताकि इसके पास पेपर सॉल्व करते हुए मसले मसाइल ना आए। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई ये क्या चीज़ है। आप कोई भी चीज़ के बारे में सुनो या देखो तो सबसे पहला सवाल ये आता है, ये है क्या। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन एन अदर। अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि भाई जब एक मैस दूसरे मैस पर पुश या पुल करता है तो उसे फोर्स कहा जाता है। फोर्स एक पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट होता है जो एक मैस दूसरे मैस पर एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब फोर्स को दिखाने के लिए, फोर्स एक तरह की सेलिब्रिटी है, इसीलिए इसको दिखाने के लिए हम एक एरो बनाते हैं। अब ये एरो आपको बिल्कुल सादा लग रहा होगा, लेकिन जो फिज़िक्स के बच्चे होंगे उनके लिए सादा चीज़ नहीं है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। पहला है इसका हेड और दूसरा है ये लेंथ। जितना सादा ये लगता है उतना है नहीं है, इसके अंदर बहुत बहुत राज छुपे हुए हैं। अब पहली राज की बात यह है कि जो एरो है ना, ये आपको बताता है कि फ़ोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। क्योंकि देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी इज़ मीनिंगलेस विदाउट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मीनिंगलेस है विदाउट डायरेक्शन, इसीलिए डायरेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो ये जो हेड होता है एरो का, ये बता रहा होता है कि फ़ोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, और जो लेंथ होती है ना, ये आपको फोर्स की साइज़ बताती है। अब इसकी ना मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप और आपका भाई था, आप लोग घर में अकेले थे, कोई घर में नहीं था। आपके दिमाग में एक शरारत आई और आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग खेलोगे टग ऑफ वॉर। अब आई होप यू गाइस नो व्हाट इज टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में ये होता है कि अगर आप स्कूल वगैरह में या कहीं और खेलो तो होता है कि एक रस्सी होती है, उस रस्सी को दो लोग आपस में खींचते हैं। जो बंदा खींच लेता है दूसरे बंदे को वो जीत जाता है। लेकिन घर में क्या होता है, घर में क्योंकि रस्सी मौजूद नहीं होती है, इसीलिए जो सबसे कॉमन चीज़ यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है दुपट्टा। ओके, अब एक दुपट्टा था। अब इस दुपट्टे को आप खींच रहे थे इस तरफ, ये फोर्स आप पुल कर रहे थे इस दुपट्टे को अपनी तरफ, और आपका भाई भी इस दुपट्टे को अपनी तरफ पुल कर रहा था आपको हराने की नीयत से। अब हुआ क्या, क्योंकि देखो फोर्स हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको दो चीज़ों में देखेंगे। एक है ये एरो का हेड और एक है ये लेंथ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हेड जो है ये बताता है कि फ़ोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। ओके, और ये जो लेंथ होती है ये बताती है कि फ़ोर्स का साइज़ क्या है। ओके, अब देखो येलो वाला आप हो, ब्लू वाला आपका भाई है। आप दुपट्टे को अपनी तरफ खींच रहे हो एंड आपका भाई दुपट्टे को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब मैंने बनाया क्या है कि आपका भाई छोटा है, उसके अंदर जान कम है, तो जिस फोर्स से, जिस साइज से उस रस्सी को पुल कर रहे हैं वो थोड़ी है एज़ कम्पेयर टू यू। ओके, तो ये दिखाने के लिए कि भाई आप ज़्यादा बड़ी फोर्स लगा रहे हो और आपका भाई छोटी फोर्स लगा रहा है, ये जो लेंथ है ना आपकी, देखो आपकी फोर्स का एरो का लेंथ ज़्यादा है और आपके भाई की फोर्स की एरो का लेंथ कम है। तो याद रखो ये जो हेड है ये डायरेक्शन बताता है और एरो की लेंथ जो है ये फोर्स की साइज़ बताती है। जितनी बड़ी लेंथ उतनी ज़्यादा फोर्स। ओके, आई होप इट मेक सेंस। अच्छा जी, ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहले हम जो है वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के डिटेल में जाएंगे, हर टाइप ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे कि भाई कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, लेकिन मेरा स्टाइल ये है कि मैं रट्टे नहीं लगवाऊंगा। मैं इंशाल्लाह हर चीज़ को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, ताकि इनके रट्टा भूल भी जाए तो कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग्स पेपर में जाके काम हो जाए। आगे आ जाओ। ओके, तो सबसे पहली फोर्स जो हमने डिस्कस करनी है वो है वेट। अब ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट एक बार दोबारा इसकी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये वेट है क्या, जो कि हम आम रूटीन्स में बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया है, मेरा वेट बहुत कम हो गया है, या मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत खाने लग गया हूँ, वगैरह वगैरह। हमारी आम जिंदगियों में जो अल्फाज वेट यूज़ किया जाता है वो बहुत बहुत अलग चीज़ है, जिसको हम मैथ्स के साथ जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वेट कहाँ किसे जाता है, कभी ये सोचना कि भाई आप जो ज़मीन पे खड़े हुए हो और उड़ने की कोशिश करते हो तो नहीं उड़ पाते हो, नीचे गिर जाते हो। अगर कोई भी चीज़ हवा में फेंकी जाए तो वो नीचे गिर जाती है बजाय उड़ने के, है ना। तो कभी देखा है ना ऐसा, कोई भी चीज़ उठा के फेंकना, बेशक अपना मोबाइल उठा के फेंकना और देखोगे कि वो आपका मोबाइल उड़ेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों है, ज़मीन जिस पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये ज़मीन अपने ऊपर पड़ी हर मैस को अपनी तरफ खींच रही है। और ये जो पुलिंग है ना, पुशिंग एंड पुलिंग इज फोर्स, ठीक है। ये जो पुल अट्रैक्शन की फोर्स अर्थ हम पर लगा रही है, इस फोर्स को कहा जाता है वेट। अब ज़रूरी नहीं सिर्फ अर्थ लगाए, हर मैस लगाते हैं, लेकिन हम भी लगा रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अर्थ एंड ह्यूज मैसेज लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, हमारा जो फोर्स है वेट, जिस फोर्स से हम चीज़ों को खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो निग्लिजिबल है, ओके। तो वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी exerted by huge masses such as planets, stars, moons, etc. और ये लगती भी मैस के ऊपर है, ठीक है। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हम और डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि फोर्स हमेशा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब ये है, मैं दिखाता हूँ। अब आप आधी डेफिनेशन पढ़ के चले गए, आधी डेफिनेशन आपने पढ़ ली, आपका आगे प्यारी सी अर्थ। आधी डेफिनेशन ये थी कि भाई ये फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है। अब एज्यूम करो ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर आप गिराते हो एप्पल, एप्पल का आईफोन नहीं, एप्पल जो न्यूटन के ऊपर गिरा था, ओके। ये तो एप्पल कम हार्ड ज़्यादा लग रहा है, तो ये एक एप्पल है, ओके। आपने इस एप्पल को गिराया, हम लोग दो सिचुएशन देते हैं जिसमें ये एप्पल गिरेगा। एक यहाँ से गिराऊंगा इस एप्पल को, और मैं ले गया इस एप्पल को दुनिया के सेंटर में और यहाँ से गिराऊंगा एप्पल को, ठीक है। अगर आपने वर्टिकली डाउनवर्ड्स पढ़ा होगा तो आप समझो कि भाई बिल्कुल सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा कुछ इस तरह से, और ये वाला एप्पल बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा कुछ इस तरह से, है ना। अब ये वाला तो बिल्कुल आपने सही बनाया कि भाई सीधा नीचे गिरेगा, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है सीधा नीचे गिरे। अब इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप कोई चीज़ गिराओ तो वो ऐसे गिरती ना कि नीचे की तरफ, ठीक है। इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स थोड़ा बहुत सही है, लेकिन एक और चीज़ स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, एंड वो क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर के अंदर नहीं चला जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है एप्पल, ये अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा, ठीक है। और ये एप्पल नंबर 2 जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा, लेकिन अर्थ की सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा, ये भी कुछ इस तरीके से। अगर आप कोई भी चीज़ गिराओगे अर्थ के ऊपर, अगर आप कोई भी चीज़ गिराते हो तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है एक बहुत बहुत खूबसूरत गाड़ी, इस गाड़ी का नाम मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने खुद बनाई है, इंशाल्लाह रखेंगे एक दिन। तो इस गाड़ी का भी वेट होगा, राइट। वेट क्या है, अट्रैक्शन की फोर्स जो अर्थ इस गाड़ी पे लगा रही है, और वो कहाँ एक्ट कर रही है, वो बिल्कुल डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है ना। कहाँ एक्ट करेगी, ये आपकी रोड है, और रोड से बिल्कुल डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी वर्टिकली अर्थ के सेंटर की तरफ, ओके। अब इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस के बने। पहला, आपको दो एरोज़ के बने, उन दो एरोज़ में से एक सही है, ओके। ये गाड़ी अब जा रही है पहाड़ के ऊपर, क्या इसका वेट ये है ग्रीन वाला या इसका वेट वाइट है, या सोच के बताओ, ओके। अगर मैं देखूं तो ये अर्थ के ऊपर जा रहा है कुछ इस तरह से, और ये अर्थ का सेंटर है, तो क्या ये अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगी या सरफेस से 90 डिग्री पे गिरेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा याद रखो कि वेट हमेशा वर्टिकली एक्ट करता है। डजंट मैटर कि भाई आप किस तरह खड़े हुए हो, आप टेढ़े खड़े हुए हो दीवार के ऊपर या बिल्कुल सीधे खड़े हो दीवार के ऊपर, आपका वेट हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा वर्टिकली, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं तो मेक श्योर समझ आ गया सबको।
कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी, ठीक है। ओके, तो ये सरफेसेस हैं, एक सरफेस आ गई ये, एक सरफेस आ गई ये, एक सरफेस आ गई ये। ओके, अच्छा जो यहाँ पे हमारे पास खड़ा हुआ है फ्रेड, इसका नाम फ्रेड है। इस बेचारे को हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। इसका नाम है फ्रेड, ठीक है, ये फ्रेड है। और हमने दिखाना है कि इसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, और ये दिखाने के लिए कि ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एरो बनाते हैं, राइट। और उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला उसकी लेंथ और एरो। अब इसका वेट जो है बिल्कुल वर्टिकली एक्ट करेगा डाउन टूवर्ड्स इस सेंटर ऑफ द अर्थ, कुछ इस तरीके से। और अगर बिल्कुल ही इंक्लाइंड सरफेस पे खड़ा हुआ है ना, तब भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, तभी वर्टिकली डाउनवर्ड जैक करेगा। अगर आप वेट को इस तरह से बना के आ गए तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, गलत हो जाओगे। ये वेट है आपका, ठीक है। वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये चीज़ का खास ख्याल रखनी है। ओके, आई होप वेट सबको समझ आ गया हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हम चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं। वेट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने मास को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस किया है चैप्टर नंबर 2 में, तो आई होप यू गाइस आर फेमिलियर विद दैट। अगर वो नहीं आता तो पहले जाकर चैप्टर नंबर 3 की रिकॉर्डिंग्स देखो, उसके बाद ये चैप्टर करने आना, और बाकी हम आगे चलते हैं। ओके, अब आ जाओ फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले जो मैं बोलूँगा सिर्फ उसको एज्यूम करना, ठीक है। अपने हाथों को साथ जोड़ लो जैसे माफ़ी मांगते हैं, ओके, मांगने नहीं, वैसे साथ जोड़ लो, और उनको रब करने की कोशिश करो, ऊपर नीचे कर लोगे, है ना, इतनी जान तो है। लेकिन ये एक चीज़, यही प्रोसेस दोबारा करना अपने हाथों पे तेल लगा के, कुकिंग ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल लगाना और तब रब करके देखना। एक चीज़ नोटिस करोगे वो ये है कि तेल लगाए बगैर व्हेन योर हैंड्स वर ड्राई, ठीक है, देन इट वाज रियली हार्ड टू रब देम। मीनवाइल जब आपने ऑयल लगा लिया तो इट वाज प्रीटी इजी टू रब देम, राइट, तब लोग बहुत आराम से रब हो रहे थे। कभी देखा है ना। तो बेसिकली अब आती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक इज़ अ फोर्स, ये भी एक फोर्स है। ये तब लगती है जब दो सरफेसेस आपस में साथ जुड़े हों और रब कर रहे हों या रब करने की कोशिश कर रहे हों। दोबारा सुनो, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि तब लगती है जब दो सरफेसेस आपस में साथ जुड़ी हुई हों, जैसे हाथ आप साथ जुड़ रहे हो, ओके, और या तो रब करने की कोशिश कर रही हैं या रब कर रही हैं, ये तब लगती है, ओके। और ये हमेशा आपकी मोशन को अपोज करती है। अपने एक हाथ को स्टिल रखो, एक हाथ को स्टिल रखो बिल्कुल सीधा, जैसे छुरी की तरह होता है, ओके। अब दूसरे हाथ को अपने हाथ के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करो ऊपर की तरफ। आप फील करोगे कि कोई चीज़ आपके हाथ को रोक रही है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, आपके हाथ को ऊपर जाने नहीं दे रही है, और वो क्या है, वो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन है, ठीक है। आप जूता पहनो, जूता पहन के सड़क पर जाओ, अपने पाँव को घसीटने की कोशिश करो, मुझे पता है डांट पड़ेगी, लेकिन अपने पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में करना, वरना आपके जूते ख़राब हो जाएंगे और मेरे पे कसूर आएगा, ओके। तो जाके अपना जूता पहन के फ़र्श के ऊपर घसीटने की कोशिश करना, एक चीज़ फील करोगे कि आपको थोड़ी सी दुश्वारी होगी, मुश्किल आएगी, नहीं कर पाओगे। कोई फील करोगे कोई चीज़ आपके पाँव को पीछे की तरफ धक्का लगा रही है, नहीं जाने दे रही आगे, एंड वो क्या है, फ्रिक्शन, ओके। ये हमेशा मोशन को अपोज करती है। आप अपने पाँव को आगे की तरफ धकेलोगे, कोशिश करोगे, फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगी। अपने हाथों को, ये आपका हाथ है, आप दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे, ऊपर की तरफ धकेलोगे, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगी। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज बाय कॉन्टैक्ट रबिंग ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। ये आपको मोशन को अपोज करती है, और ये तब आती है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं और रबिंग हो रही है, ये रबिंग करने की कोशिश हो रही है, दोनों केसेस में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आप थे, ठीक है, ये आप थे, आपके हाथ में एक बॉक्स था, इस बॉक्स के आगे एक हुक लगा हुआ है और उस हुक के साथ एक रस्सी बंधी हुई जो आपके हाथ में पड़ी हुई है, और सेम बॉक्स एक और सिचुएशन में भी है, उसके आगे भी हुक लगा हुआ है, उसके साथ भी रस्सी चिपकी हुई है और आपके हाथ में पड़ी हुई है। अब डिफरेंस ये है कि एक सिनेरियो में ज़मीन के ऊपर, ज़मीन जो है वो रफ़ है, आप सड़क के ऊपर इस बॉक्स को खींच रहे हो, और एक एग्जांपल में आप टाइल्स के ऊपर बॉक्स को रखा हुआ है और उन टाइल्स के ऊपर आप इस बॉक्स को खींच रहे हो,
ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अज्यूम करो कि अगर आप एक बॉक्स को खींचोगे सड़क के ऊपर तो ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन वहीं पे अगर आप उस बॉक्स को खींचोगे टाइल्स के ऊपर तो वहाँ पे थोड़ी आसानी होगी। अब ये किसी लिए, वो इसलिए है क्योंकि जब आप इसको रॉड के ऊपर खींचोगे वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे रबिंग हो रही है ना, स्लाइडिंग हो रही है दो सरफेसेस की, तो फ्रिक्शन आएगी। और फ्रिक्शन जो है आपके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। आप बॉक्स को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब इन दिस केस फ्रिक्शन भी इन दिस केस फ्रिक्शन, इधर भी फ्रिक्शन लग रही है। आप बॉक्स को इस तरफ खींच रहे हो और फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट साइड पे बॉक्स को धकेलेगी, आगे जाने से रोकेगी। लेकिन इन बोथ दीज केसेस, इस केस में जो है फ्रिक्शन ज़्यादा है, इस केस में फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन डिपेंड करती है रफनेस ऑफ द सरफेस पे। जितना ज़्यादा रफ होगा एक सरफेस उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना ज़्यादा स्मूथ एक सरफेस होगा उतनी कम फ्रिक्शन होगी। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। फ्रिक्शन क्या है, दोबारा समझ लो। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और वो रबिंग कर रही होती हैं या करने की कोशिश कर रही होती है, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि आपके मोशन को जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको धकेलती है, आपके ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, अगली फोर्स है जिसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये क्या होती है, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज़ दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इसकी ना पहले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करो आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर ना एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप बहुत आसानी से लो। जैसे मेरे सामने एक टेबल है और मेरे सामने मैंने अपना मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बुक जो है इस टेबल के ऊपर इस टेबल को पुश कर रही होगी, है ना, इस टेबल को प्रेस कर रही होगी। तो होगा क्या, ये टेबल भी उल्टा बुक को ऊपर की तरफ पुश करेगा। जैसे ये बुक जो है अपने वेट की वजह से नीचे टेबल के ऊपर पुश कर रही होगी, टेबल को पुश कर रही होगी। तो इसको एक जगह पे ही रखने के लिए जो टेबल है वो भी बुक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, है ना, ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा। तो इस फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। इस फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस को पुश करता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट को पुश करता है। ठीक है, और जब पुश होता है ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे होती है। ठीक है, अब इसकी ना हम 2-3 एग्जांपल्स और करते हैं ताकि टू मेक श्योर कि आपको समझ आ गया। ओके, तो इस एग्जांपल को करते हैं साइड पे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ना आपके पास क्या है, यू हैव अ सी सॉ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यू हैव अ सी सॉ। और इस सीसा के ऊपर ना आपने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। अब ये डब्बा है एक। ओके, तो ये डब्बा जो है ना, अब ये इस सरफेस को प्रेस कर रहा होगा, राइट, कुछ इस डायरेक्शन में इस सरफेस को पुश कर रहा होगा। सरफेस की बात हो रही है, कुछ इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये इस सरफेस को पुश कर रहा होगा। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रही होगी ऊपर की तरफ, राइट। और ये जो फोर्स होगी ना, इसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा, ये सरफेस है, ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे लगती है। कहाँ लगती है, ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे लगती है। इसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होता है, राइट, प्रेस कर रहा होता है उसे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट को प्रेस करता है, पुश करता है। लेकिन ये जो फोर्स लगती है, इस फोर्स का नाम होता है नॉर्मल फोर्स। इसे कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। और ये फोर्स जो होती है हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे लगती है। अब इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं टू मेक श्योर कि भाई चीज़ें बहुत बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हैं। तो इस एग्जांपल में मैं ले आता हूँ अपनी ट्रेडिशनल कार, जो मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होती है हमारे। सो इज़ माई कार, ये रही हमारी गाड़ी। ये आपकी गाड़ी आ गई। अब आपकी गाड़ी जो है वो सरफेस के ऊपर खड़ी हुई है। आपकी गाड़ी खड़ी हुई है रोड के ऊपर, राइट। अच्छा,
तो जाहिर सी बात है ये गाड़ी जो है वो रोड को नीचे की तरफ प्रेस कर रही होगी। प्रेस का मतलब पुश कर रही होगी नीचे की तरफ, कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। ये दोनों टायर्स जो हैं ये रोड को पुश कर रहे होंगे नीचे की तरफ, है ना। अब आपकी गाड़ी जो है वो रोड के अंदर तो नहीं घुस जाती, है ना। तो ये दोनों टायर्स रोड के साथ कांटेक्ट में हैं और ये दोनों टायर्स रोड को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो रोड भी इन टायर्स को ऊपर की तरफ पुश करेगी और इसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। और ये फोर्स जो है ये याद रखो हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे लगती है। ये ग्रीन से जो बना रहा हूँ ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये सरफेस है आपका, देखो ये सरफेस से 90 डिग्रीज पे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है डजेंट मैटर आप किस सरफेस पे खड़े हुए हो, हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है, ठीक है। जब भी दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, पुश करता है, प्रेस करता है उसे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसे प्रेस करता है, तो इस फोर्स को कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। इस फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है और ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे होती है, ओके। इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्रीज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सर्टिंग द फोर्स, ओके। आई होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग। अच्छा, आगे आपके पास आती है एयर रेजिस्टेंस। अब इसको मैं समझाता हूँ ज़रा बहुत कैजुअल वे में। तो एज्यूम करो कि आप ना एक गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी काफ़ी स्पीड से चल रही है, और या बाइक पे जा रहे हो, तो आपने जब बाहर हाथ निकाला ना तो हवा ने आपके हाथ को पीछे की तरफ पुश किया। कभी फील किया होगा, है ना। कभी ज़िंदगी में ये हरकत तो आपने की ही होगी कि गाड़ी से बाहर हाथ निकाला होगा और आपके हाथ को हवा ने पीछे की तरफ पुश किया होगा, राइट। तो हमने पढ़ा है कि पुश और पुल हमेशा फोर्स होती है ना। अब ये जो हवा आपके हाथ को पुश कर रही थी ना, इस फोर्स का नाम है एयर रेजिस्टेंस, ओके। जब भी इसे कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस, ओके। जब भी आप फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं, देखो फ्लूइड्स में एक आती है गैस, एक आती है लिक्विड्स। जब भी आप फ्लूइड्स में मूव करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स भी कह लो, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल पहले आपको एयर रेजिस्टेंस के दी, जैसे आप गाड़ी में मूव कर रहे हो तो हवा के पार्टिकल जो है ना वो आपके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी गाड़ी थी। अगर आपने गाड़ी से बाहर हाथ निकाला तो अगर गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो आपका हाथ भी उसी स्पीड से चल रहा था, क्योंकि आप ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तो हवा के पार्टिकल्स ने आपके हाथ के साथ कोलाइड किया, ओके, टकराए और आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की, और ये जो फोर्स लगी ना ये आपके मोशन के ऑपोजिट थी। मोशन के ऑपोजिट का मतलब कि अगर आप इस तरफ मूव करना चाह रहे हो तो हवा आपको इस तरफ पीछे की तरफ पुश करेगी, बिल्कुल ऑपोजिट टू दी मोशन। अगर आप वैसे ही भागने की कोशिश करो और जब भागो ना तो आप नोटिस करोगे कि आपको हवा लगेगी, राइट। हवा के पार्टिकल्स आपके साथ आके टकराएंगे और आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस इज एन अपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर पार्टिकल्स। जब भी आप हवा में मूव कर रहे होगे, जब भी ऐसी जगह पे मूव कर रहे होगे जहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, तो आपके मोशन को अपोज करने के लिए एयर पार्टिकल्स आपके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस। अब ऐसी ही फोर्स पानी में भी लगती है। अगर आप पानी में मूव करने की कोशिश करो ना, जैसे आप ज़मीन पे भागते हो जहाँ पे पानी नहीं होता है, वैसे आप पानी में नहीं भाग सकते, क्योंकि पानी जो है ना वो आपको मूव करने नहीं देता है। पानी आपके मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करता है। जो पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, लिक्विड पार्टिकल्स, जैसे अगर ये इंसान है और इसके पाँव पानी के अंदर है और इस तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, ये छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स आपके पाँव के साथ टकराएंगे और आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे। जिस साइड पे आप जाना चाह रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है। अगर हवा में हो तो एयर रेजिस्टेंस, अगर पानी में हो तो ड्रैग फोर्स। याद रखो, एग्जामिनर वर्ड बहुत यूज़ करता है। अगर पानी में ये फोर्स लग रही है तो उसे कहा जाता है ड्रैग फोर्स। हवा में लग रही है, एयर पार्टिकल्स के जरिए लगाई जा रही है, तो उसे कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये फोर्स जो है डिपेंड करती है स्पीड पे, सरफेस एरिया पे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स पे। अब इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है। तो कभी नोटिस करना, जब गाड़ी हल्की चल रही होगी, हाथ बाहर निकालोगे और जब पुश होगा ना एयर पार्टिकल्स का, वो हल्का फील होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपकी गाड़ी ये ज़ूम करो जा रही है 100 की स्पीड पे और आप हाथ बाहर निकाल लो, तो आपको अच्छी खासी फील होगी कि हवा आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेल रही है। हो सकता है क्या आपका बाजू भी मुड़ जाए अगर हल्का हो तो। ओके, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से आप मूव करने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा ये रेजिस्टिव फोर्स आपके ऊपर लगेगी। अब सरफेस एरिया की बात की जाए तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा एयर पार्टिकल्स आपके साथ टकरा पाएंगे और उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। इसीलिए आप देखो जो मोस्टली गाड़ियाँ आती हैं ना, उनके जो आगे वाले हिस्से होते हैं कुछ इस तरह के बनाए होते हैं इन लोगों ने, ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमें कम से कम लगे। ठीक है, अच्छा, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की बात की जाए तो आप देखना ज़रा कि अगर आप पानी में भागने की कोशिश करोगे ना तो आप फिर भी भाग पाओगे, लेकिन दलदल कीचड़ अगर उसमें भागने की कोशिश करोगे तो भैया मूव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो ये रेजिस्टिव फोर्स, ड्रैग फोर्स हद से ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा डेंसर एक फ्लूइड होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स आपके ऊपर लगेगी। आई होप इट मेक सेंस। अब तो मेरा ज़रा गला दर्द करना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फोर्स क्या होती है, वेट क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होती है, और जिसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। हम कल इंशाल्लाह ये फोर्सेस ख़त्म कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो साथ साथ फ्री बॉडी डायग्राम्स भी करेंगे। अब वो क्या होती है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।